हम लोग एल्केन में क्वेश्चन डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक देखे थे। आज हम लोग चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उस मॉलिक्यूल में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है और ऊपर की तरफ यहाँ CH3 है और फिर यहाँ CH2 है। CH2 के बाद नीचे में ये CH2 CH3 है। मॉलिक्यूल को कहा गया है कि हमने ब्रोमिनेशन करवाया है, इसको ब्रोमीन से हमने रिएक्शन करवाया है 300 डिग्री C पे। अरे बेटा होगा क्या कि ब्रोमिनेशन हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा, ब्रोमिनेशन हम लोग जानते हैं बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। इसमें सेलेक्टिविटी का रेशियो जो होता है वह 16:81:1 का होता है। तो ब्रोमिनेशन अगर हम लोग करवाएं किसी भी मॉलिक्यूल का और अगर मॉलिक्यूल में कहीं भी 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है तो ब्रोमिनेशन स्पेशली हुआ करता है 3 डिग्री वाले कार्बन पे, बाकी पर भी होगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री वाला, इतना हम लोग जानते हैं पहले से। अब क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन। इसमें से कौन सा नहीं बनेगा? सुनो बेटा, ब्रोमिनेशन इस कार्बन पर होगा, इस पर होगा, इस पर होगा, इस पर होगा। इन चारों पर ब्रोमिनेशन हो सकता है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन लोगों पर ब्रोमिनेशन हो सकता है। और ब्रोमिनेशन जो होगा तो वो फ्री रेडिकल का अटैक किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। वह प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, वह प्लेन के नीचे से भी हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है ब्रोमिनेशन। ठीक है, इस कार्बन पर फर्दर ब्रोमिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बना फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड टूटने के कारण बना फ्री रेडिकल उतना स्टेबल नहीं होगा। एक बात समझो, अगर उस कार्बन पर रिएक्शन नहीं होगा, उस कार्बन के पहले से बने हुए कोई बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तो उस पर्टिकुलर कार्बन का जहां पहले से हमारा एक ब्रोमीन मौजूद है उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, कौन सा ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखो डी ऑप्शन को। अरे बेटा डी ऑप्शन में किया क्या है? बाकी सारे ए बी सी ऑप्शन में देख, सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा ही रखा है और बाकी का इधर उधर कुछ भी किया है तो वो पॉसिबल है। लेकिन डी ऑप्शन को ध्यान से देखो, उसमें सेकेंड कार्बन का ही कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर दिया है। क्या ये संभव है? तो ये संभव नहीं है, इसीलिए जो नॉट पॉसिबल दिया हुआ है वो वही प्रोडक्ट नहीं संभव है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है कि फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर ऑफ 4 आइसोमर ऑफ हेक्सेन among the names given below which correctly identify the 5th isomer। अरे बेटा हेक्सेन के 5 आइसोमर बन सकते हैं, हेक्सेन के 5 आइसोमर बन सकते हैं जिसमें से 4 आइसोमर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो 5वां उसमें नहीं दिया हुआ है उसका IUPAC नाम कौन सा होगा वो चुनना है। तो देखो ना, हेक्सेन के 5 आइसोमर जो बन सकते हैं, एक तो नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ये जिसमें ये सीधा हो गया 2 2 4 1 5 1 6। एक हो गया जिसमें एक मिथाइल लगा हुआ होगा, एक हो गया जिसमें एक मिथाइल लगा हुआ होगा और मिथाइल लगा हुआ होगा 2 पर। एक होगा जिसमें मिथाइल लगा हुआ होगा कहाँ पर? तो मिथाइल लगा हुआ होगा 3 पर लगा हुआ होगा मिथाइल। एक में मिथाइल लगा हुआ होगा 3 पर मिथाइल लगा हुआ होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यही स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। यही चारों में देखो, जो चारों स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना उसमें ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। देखो ध्यान से, जो चारों स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें 3 मिथाइल पेंटेन नहीं दिया हुआ है। अरे था तो 3 मिथाइल पेंटेन ही वो हमारा स्ट्रक्चर है जो क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, हमको इसी का IUPAC नाम बोलना है। 3 मिथाइल पेंटेन एक ऑप्शन में दिख रहा है, हम लोग उसी को टिक कर देंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखने चल रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं, तो 19वां क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मिथाइल ग्रुप इन द चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ substituent substance shown below।
देखो बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो ये चेयर फॉर्म में ये जो दो मिथाइल दिया हुआ है, यह दोनों मिथाइल एक दूसरे का सिस है। ये दोनों मिथाइल एक दूसरे का क्या है? सिस है। हम लोग जानते हैं लगातार कार्बन के एक्सियल चेयर फॉर्म में लगातार कार्बन के एक्सियल और लगातार कार्बन के इक्वेटोरियल भी एक दूसरे के ट्रांस हुआ करते हैं। अगर दोनों मिथाइल एक दूसरे का सिस है तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि एक मिथाइल इक्वेटोरियल पर होगा और एक मिथाइल एक्सियल पर होगा। एक इक्वेटोरियल पर होगा और एक एक्सियल पर होगा। अरे बेटा, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल पर हो तो आपको पता है ना, साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में हर हाइड्रोजन एक दूसरे का या हर वैलेंसी एक दूसरे से स्टैगर्ड फॉर्म में रहा करता है। इक्लिप्स तो नहीं होता है ना, हर एक दूसरे से क्या रहता है? स्टैगर्ड फॉर्म में रहा करता है। और जब साइक्लोहेक्सेन में एक दूसरे से बगल बगल में रहे, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर रहे, तो उस फॉर्म को हम लोग गॉच फॉर्म बोलते हैं। उस फॉर्म को हम लोग कैसा फॉर्म बोलते हैं? गॉच फॉर्म। जब बगल बगल में मिथाइल हो, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर हो, तो उसी को ना हम लोग गॉच फॉर्म बोला करते हैं। फिर असल में इसको जब हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में ले जाएंगे तो ये दोनों मिथाइल एक दूसरे से गॉच फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 19 का क्या चीज? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 इनफैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 20 का कहना है कि कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग टू कंपाउंड ए एंड बी। जो दो कंपाउंड है इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ए वाला जो मॉलिक्यूल है वो सिस है और बी वाला जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांस है। अब सिस में ये कौन सा फॉर्म है? तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 1 इथाइल और 3 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, और ये जो है दूसरा वाला जो है ट्रांस है, लेकिन नाम वही है, 1 इथाइल 3 मिथाइल। 1 पर लगा हुआ है इथाइल और 3 पर लगा हुआ है क्या चीज? 3 पे लगा हुआ है मिथाइल और है ये साइक्लोहेक्सेन। है ये कौन सा मॉलिक्यूल? तो साइक्लोहेक्सेन। सुन बेटा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में जब सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में जब सब्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वह इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे तो उस समय उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अच्छा, यहां पर 1 और 3 है। अरे बेटा, 1 और 3 देखो, 1 और 2 के इक्वेटोरियल एक दूसरे के ट्रांस होंगे। लगातार कार्बनों के इक्वेटोरियल एक दूसरे के क्या होते हैं? ट्रांस होते हैं। 1, 2 के इक्वेटोरियल एक दूसरे के ट्रांस होंगे और 1, 3 के इक्वेटोरियल एक दूसरे के सिस होंगे। तो अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिस पोजीशन पर रहेगा, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिस पोजीशन पर रहेगा तो दोनों के इक्वेटोरियल पर रहने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। दोनों को हम लोग इक्वेटोरियल पर रख सकते हैं। अगर हमारा सिस वाला फॉर्म अगर रहे, इथाइल और मिथाइल दोनों सिस फॉर्म में रहे, तो यहां पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट को रखा जा सकता है कहां पर? इक्वेटोरियल पर। और इक्वेटोरियल पर रहेगा तो फिर ये वाला फॉर्म जो हुआ करेगा वो क्या हुआ करेगा? ज्यादा स्टेबल हुआ करेगा। जनरली हम लोगों को ये गलती करने का आदत हो जाता है कि सिस फॉर्म है तो कम स्टेबल, ट्रांस फॉर्म है तो ज्यादा स्टेबल। साइक्लोहेक्सेन में ऐसा नहीं है। साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा और कम स्टेबल सिस और ट्रांस से डिसाइड नहीं होता है, बल्कि इक्वेटोरियल और एक्सियल से डिसाइड होता है। तो इक्वेटोरियल पर जिसमें रहने का चांस ज्यादा होगा वो उसमें ज्यादा स्टेबल हुआ करेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 का कहना है कि विच ऑफ फॉलोइंग इथेन हैज लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी।
इथेन के कौन सा फॉर्म में एनर्जी जो होगा वो सबसे कम होगा। हम लोग जानते हैं इथेन का दो ही तो कन्फॉर्मेशनल फॉर्म होता है, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। स्टैगर्ड फॉर्म का एनर्जी कम, इक्लिप्स का ज़्यादा हुआ करेगा, ठीक है। तो कम एनर्जी जो हुआ करेगा वो स्टैगर्ड फॉर्म का हुआ करेगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। 22 में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में चल रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाए तो कह रहा है कि इथेन इज सब्जेक्टेड टू कंबशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कंबशन हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन चेंजेस टू। इतना आसान अब क्या चाहिए, इथेन है तो sp3 है, कंबशन हुआ तो CO2 बन गया। CO2 में हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जा रहा है, sp हो जा रहा है। तो कंबशन के दौरान उसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है वो sp3 से sp में बदल रहा है। ये था क्वेश्चन 22। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में देखो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, ब्यूटेन लेकर उसको AlCl3 के साथ हीट कर दिया गया है तो 3 मिथाइल प्रोपेन में बदल गया है। रिएक्शन का नाम पूछा है, सो सिंपल आइसोमेराइजेशन है ये रिएक्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं 23 से। अरे बेटा 23 से आगे बढ़ा जाए अगर देखोगे तो हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। हम लोग देखने चल रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखने चल रहे हैं। देखिएगा 24 क्वेश्चन का कहना है कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट। हाँ देखो यहाँ पर अब ये जो चीज है ना, ये इसमें सबका हम नाम बता देते हैं और फिर आंसर भी चलते हैं। पायरीन, पायरीन कॉमन नाम होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन भी बोलते हैं, CCl4 का एक नाम पायरीन भी होता है, ठीक है। DDT, DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ये, और फिर डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये यहाँ और एक यहाँ Cl और एक यहाँ Cl, यही स्ट्रक्चर होता है कैचेट का। तो DDT का डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT हो जाता है, ये DDT है, ठीक। तीसरा मॉलिक्यूल है क्लोरल। अरे बेटा ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को क्लोरल बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को क्लोरल बोलते हैं। और चौथा है गैमेक्सिन, गैमेक्सिन बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड को, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन बोलते हैं, माने हर जगह हाइड्रोजन क्लोरीन लगा हुआ हो, दिस इज गैमेक्सिन। नाउ सबका स्ट्रक्चर नोट करने के बाद, सभी का स्ट्रक्चर अपना नोट कर लीजिएगा। सभी का स्ट्रक्चर नोट करने के बाद आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट में क्लोरीन का परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका है, माने क्लोरीन परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा किस में है। अरे बेटा देखने में नहीं लग रहा है इसमें क्लोरीन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। 70 दूना 140 और 14 154 हो गया इसका, 12 152 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। 152 में 140 यूनिट कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसका है, क्लोरीन का है। शायद गलती बोल दिए हैं, 71 दूना 142 और 12 154 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो जो भी है परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जो हो जाएगा वो इसी का हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अरे बेटा 24 से आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 25। 25 जो देखने जा रहे हैं कह रहा है कि प्योर मीथेन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय। प्योर मीथेन हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं जानते हो बेटा, एल्केन बनाने के जितने भी तरीके हैं उनमें से अधिकतर में, एल्केन बनाने के जितने भी तरीके हैं उनमें से अधिकतर तरीकों में कुछ न कुछ माइनर प्रोडक्ट रहता ही रहता है। सबसे ज्यादा प्योर जो होता है वो होता है किसके द्वारा, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस सबसे कम होते हैं, तो इसलिए उसमें सबसे ज्यादा प्योर बना करेगा। बाकी सब में कुछ न कुछ साइड प्रोडक्ट्स जरूर बना करेगा। 25 से आगे बढ़ते हैं, 25 से आगे चलते हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड और हैवी वाटर, आप लोग जानते हो ना कैल्शियम कार्बाइड को पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटिलीन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड को पिछले क्लास में बताए थे, कैल्शियम कार्बाइड को CaC2 को वाटर से अगर रिएक्शन करवा दे तो क्या होता है, एसिटिलीन। यहाँ वाटर नहीं लिया है, यहाँ D2O लिया है। अरे बेटा अगर यहाँ पर D2O लिया जाए तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा,
ये जो कार्बन है ये 2 डी लेकर C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ एक D, यहाँ एक D, एसिटिलीन के बदले में C2D2 बन जाएगा, यही ना बनेगा प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CaOH होल 2 के बदले में CaOD होल 2, यही दोनों प्रोडक्ट। तो दोनों में जो ऑप्शन में हो देख लो, चेक कर लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 26 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे बेटा 26 से आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 27। देखना क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अरेंज कंपाउंड 1 2 3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर हीट ऑफ कंबशन। सुनो ना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2 कार्बन का ही अंतर है बेटा। एक में 5 मेंबरिंग हैविंग इथाइल, एक में 6 मेंबरिंग हैविंग इथाइल, एक में 7 मेंबरिंग हैविंग इथाइल। हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा किसका कम होगा, ये क्या कोई राज का विषय है? हम तो हमेशा बोलते आए हैं कि स्टेबिलिटी तब मायने रखता है जब कार्बन का संख्या सेम हो। अगर कार्बन का संख्या कम ज्यादा है तब तो एक तरफा हो जाता है कि जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा हुआ करेगा। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 27 क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबशन उसका ज्यादा होगा जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड का सबसे ज्यादा, सेकंड का, फिर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखना था क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 का कहना है कि कोई एल्केन है, मोलिकुलर वेट 86 है, ऑन ब्रोमिनेशन गिव्स ओनली 2 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव। उसका ब्रोमिनेशन करते हैं तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनता है। अरे बेटा सी ऑप्शन को ध्यान से देख, सी वाला ऑप्शन को ध्यान से देख। चारों मिथाइल में से कहीं भी ब्रोमीन आ जाए तो एक ही नाम होगा ना। चारों मिथाइल में से कहीं भी ब्रोमीन आ जाए तो आईयूपीएसी सिस्टम में नाम तो सेम होगा ना, बोल हाँ। चारों मिथाइल में से कहीं भी ब्रोमीन आ जाए तो नाम सेम होगा, और दोनों CH में से कहीं भी ब्रोमीन आ जाए तो भी नाम जो उसका होगा वो क्या हो जाएगा, सेम नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन में ही सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट दिख रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 28 का आंसर सी हो जाएगा। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। 29th क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ CH बॉन्ड इन्वॉल्विंग डिफरेंट sp2 sp sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जानते हो क्या, अगर कहीं पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन के पीछे का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो फिर इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ करेगा बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ करेगा तो बॉन्ड मजबूत हुआ करेगा। ठीक है, तो सबसे मजबूत बॉन्ड बनाया करेगा कौन वाला, sp वाला, उससे कमजोर होगा sp2 वाले का, और उससे कमजोर होगा किसका, sp3। बॉन्ड लेंथ के कारण ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इस तरह का चीज केमिकल बॉन्डिंग में भी बच्चों को बहुत तंग करता है। तो जो हम अभी बताए हैं वो ध्यान में रखना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होने से वो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ ज्यादा खींच लेता है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, बॉन्ड मजबूत हो जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 29 से आगे बढ़ा जाए तो दिस इज टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अरेंज द स्ट्रक्चर गिवन, सेलेक्ट द इनेंशियोमर। इन लोगों में कौन एक दूसरे का इनेंशियोमर है। अरे बेटा इनेंशियोमर में हम लोग जानते हैं ना टोटली डिफरेंट होना चाहिए, कन्फिग्रेशन टोटली डिफरेंट होना चाहिए, और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। टोटली डिफरेंट होगा तो मिरर इमेज तभी होगा। मिरर इमेज तो फाइनल है, इनेंशियोमर का पहला और आखिरी शर्त है। लेकिन मिरर इमेज अगर न पता चल रहा हो तो क्या होना चाहिए कि कन्फिग्रेशन टोटली डिफरेंट, अब मॉलिक्यूल कम से कम ऑप्टिकली एक्टिव। तो वो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 3 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 मेसोफॉर्म है। ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, तो 2 3 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31। अरे बेटा करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 1 2 3 टुवर्ड एडिशन रिएक्शन। सब लोग जानते हैं 3 मेंबरिंग अनस्टेबल होता है, तुरंत एडिशन दिखा देता है, कई बार ये चीज बता चुके हैं। फिर 4 मेंबरिंग, 5 मेंबरिंग अपने आप नहीं खुलता है, 3 और 4 मेंबरिंग अपने आप ओपन होकर एडिशन दिखा देता है। ये बताए हैं कब, जीओसी में जब कार्बोकेटाइन पढ़ा रहे थे तब बताए थे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं 31 के बाद।
31 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 32। अरे बेटा 32 क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ध्यान देना। 32 क्वेश्चन में कहा क्या है कि हम लोगों ने ये एक मॉलिक्यूल लिया है, ध्यान दो। हम लोगों ने जो एक मॉलिक्यूल लिया है वो ऐसा मॉलिक्यूल है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, और इसको हमने रिएक्शन करवाया है सोडियम हैविंग ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट। सोडियम से रिएक्शन करवाया है जिसमें हमारा ड्राई ईथर जो है वो एक सॉल्वेंट के रूप में है। बेटा बात सुन, यह सोडियम इस ड्राई ईथर में घुलकर इलेक्ट्रॉन देगा। आपको क्या लगता है सॉल्यूशन से पहले इलेक्ट्रॉन ये सेंटर एक्सेप्ट करेगा कि ये सेंटर एक्सेप्ट करेगा? सॉल्यूशन से पहले एक्सेप्ट कौन सा करेगा बोलो? क्लोरीन के तुलना में ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन के तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ब्रोमीन। तो यहाँ पर जो हमारा शुरुआती इंटरमीडिएट बनेगा वो शुरुआती इंटरमीडिएट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा शुरुआती इंटरमीडिएट माने ये जो इलेक्ट्रॉन देगा वह इलेक्ट्रॉन ये सेंटर लेगा और वो सेंटर बदल जाएगा एनायन में। ये सेंटर बदल जाएगा क्या चीज में? एनायन में। और ये Cl। देखो बेटा इसके बाद यहाँ दो ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है इसके बाद? तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ज्यादा रिएक्टिव हमारा ब्रोमीन सेंटर होता है और ब्रोमीन सेंटर पहले निकलकर वहां निगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां से दो चीज पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान देना। पहली पॉसिबिलिटी है कि यह जो हमारा एनायन बना है, यह जो हमारा एनायन बना है ये क्या करे कि अपने ही जैसे एक न्यूट्रल, इनका जो न्यूट्रल वाला फॉर्म था, न्यूट्रल फॉर्म वाले मॉलिक्यूल के साथ जाकर, जिसमें यहां पर ब्रोमीन लगा है, यहां क्लोरीन लगा है, ये जाकर यहां अटैक करे। ये एक न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल में ये जाकर बैक साइड से अटैक करे और इसको यहां से क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। एक ऑप्शन ये है, एक चांस ये है। और दूसरा चांस है जो कि यहां दिखा रहे हैं, यह एनायन यहां आकर अटैक करे और इनको यहां से रिप्लेस कर दे। तो बेटा ये अगर यहां जाकर अटैक करे, ऊर्ज टाइप का, ऊर्ज रिएक्शन टाइप का रिएक्शन हो जाए, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? वो प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, इसमें इधर ब्रोमीन और इधर ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन नहीं, दोनों में क्या चीज? क्लोरीन, दोनों में क्लोरीन। तो ये भी चांस है दोनों में क्लोरीन आ जाए। एक चांस ये है और दूसरा चांस क्या है? दूसरा चांस ये है कि ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाए। ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो ये वाला ऑप्शन कहीं है ही नहीं। एक जो हमारा मेजर होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा, वो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग आंसर में किसको टिक कर देंगे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग आंसर में इसको ऑप्शन को टिक कर देंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 33। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का क्या कहना है कि विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज सुटेबल टू प्रिपेयर मीथेन एंड इथेन बाय यूजिंग वन स्टेप। इसमें से कौन सा रिएजेंट सिंगल स्टेप में मीथेन इथेन, सुन बेटा, अगर हम लोग मिथाइल हैलाइड ले लें, मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसका अगर ऊर्ज रिएक्शन करवा दें तो सिंगल स्टेप में इधर इथेन मिल जाएगा, और इसका अगर रिडक्शन कर दें तो सिंगल स्टेप में हमको मीथेन मिल जाएगा। तो मीथेन इथेन सिंगल स्टेप में इसी रिएक्टेंट से नहीं हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन 33 है उसमें देखो किसी एक ऑप्शन में कोई अल्काइल मिथाइल हैलाइड दिया हुआ होगा, वो मिथाइल हैलाइड वाला ऑप्शन ही हमारे क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार सही ऑप्शन हो जाएगा। 33 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 34 अगर देखो, कह रहा है कि हाउ मेनी कार्बन डज एन अल्केन
नीड बिफोर इट इज कैपेबल टू एग्जिस्ट इन एंसोमेरिक फॉर्म। कोई एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन हो कि वो इनएंशियोमर बनाने लगे। अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि इनएंशियोमर बनाने के लिए कम से कम ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। अरे बेटा, एल्केन में ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक कार्बन तो बीच में लेना ही पड़ेगा। कम कार्बन के लिए एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल, एक तरफ प्रोपाइल, चारों डिफरेंट तो करेंगे ना। तो ऐसे ही कर सकते हैं चारों डिफरेंट। तो कितने कार्बन हो गए मिनिमम अल्केन जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। तो 7 कार्बन वाले एल्केन कम से कम चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। 34 था ये। 35 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखना। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन सेलेक्ट दोज इन विच 2 डिग्री हैलाइड इज मेजर प्रोडक्ट। अरे बेटा, ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो मेनली 3 डिग्री पर होगा। हमको वैसा चुनना है जिसमें 3 डिग्री ना हो, तब ना 2 डिग्री वाले पर होगा। अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक भी 3 डिग्री वाला कार्बन हुआ तो तब तो ब्रोमिनेशन स्पेशली 3 डिग्री पर होने लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो हमको वैसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री हो या 3 डिग्री ना हो। 2 डिग्री हो, 3 डिग्री ना हो। तो ऑप्शन पी वाला को आंसर में भेजेंगे निश्चित। डी वाला नहीं, क्यू वाला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू वाला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 3 डिग्री है बेटा। ठीक है। अच्छा, आर वाला फिर जाएगा क्योंकि बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। बेंजीन के ऊपर में जस्ट जो CH2 लगा हुआ है दैट इज ए 2 डिग्री कार्बन, और उसी पर सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि इसमें भी 3 डिग्री नहीं है। और जो 3 डिग्री है उसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। बेंजीन में ये वाला 3 डिग्री होता है ना बेटा, देखो ना, ये वाला 3 डिग्री होता है ना, CH2 CH3, ये वाला 3 डिग्री है, लेकिन उसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो सब्स्टिट्यूट हो। तो ये भी हमारा आर भी आंसर में चला जाएगा। आर चला जाएगा, उसके बाद एस नहीं जाएगा क्योंकि एस में साफ साफ एक 3 डिग्री दिख रहा है। टी भी नहीं जाएगा क्योंकि उसमें भी साफ साफ एक 3 डिग्री दिख रहा है। और हमारा यू फिर से जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 2 डिग्री वाला है। 3 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बोल? जिसमें पी हो, आर हो और एस हो और यू हो। कौन सा? एस नहीं, सॉरी, एस नहीं। तो आंसर मिल गया। हम आगे बढ़े, 35 से आगे बढ़ते हैं। अरे 35 से आगे अगर बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 36। 36 का रहा है कोई मॉलिक्यूल ए है और इसको हमने क्लोरीन से रिएक्शन करवाया है लाइट के प्रेजेंस में। तो कह रहा है कि उधर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन गया है। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट Cl2 मस्ट बी एडेड इन एक्सेस। क्या मोनोक्लोरिनेशन के लिए क्लोरीन ज्यादा चाहिए? नहीं, अल्केन ज्यादा चाहिए। तो मैक्स रिएक्शन ए मस्ट बी एडेड इन रिएक्टेंट ए मस्ट बी एडेड इन एक्सेस। Reaction must be carried out in dark. Reaction must be carried out with equimolar mixture of Cl2 and A. अरे बेटा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो? 36 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे। 37 हम लोग देखने जा रहे हैं। 37 कह रहा है कि यहाँ पर एक ब्यूटेन है और ब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट इन द एबव रिएक्शन इज। अरे बेटा, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट में 2 ब्रोमो वाला होगा, दूसरे पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। और दूसरे पर जो ब्रोमिनेशन होगा वो तो किसी भी डायरेक्शन से होगा ना। ये ब्रोमिनेशन कुछ परसेंट में इधर लगा हुआ होगा और कुछ परसेंट में जो ब्रोमिनेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मिथाइल होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे रिलेशन कहलाएंगे? रेसमिक मिक्सचर। दोनों एक दूसरे को ऑप्टिकली एक्टिव एनएंशियोमेरिक है तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? रेसमिक मिक्सचर हुआ करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद हम लोग आगे देखने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन के तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा होगा 37 के बाद ये 38। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 का कहना है कि सेलेक्ट द चेन प्रोपागेशन स्टेप इन। चेन प्रोपागेशन स्टेप किसको बोलते हैं? जिसमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करता है। तो पहला वाला चेन प्रोपागेशन नहीं है, वो चेन इनिशिएशन है। दूसरा वाला चेन प्रोपागेशन है, तीसरा वाला चेन प्रोपागेशन है, चौथा वाला चेन प्रोपागेशन है, पांचवा वाला चेन प्रोपागेशन है। सुनना खूब ध्यान से, छटपटाना मत। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब चेन प्रोपागेशन है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब दिया हुआ हो। तो सर क्या करें सर? बात ये है, सुनिए। जैसे देखो, एक बात कहानी सुनना।
क्या कहानी सुनना, जैसे हम लोग मीथेन का रिएक्शन करवाए हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। हम लोगों ने मीथेन का रिएक्शन करवाया है क्या चीज के साथ? क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ करवाएं तो यहां दो ऑप्शन है। क्या कि ये हाइड्रोजन को निकाल ले, HCl बन जाए और मिथाइल फ्री रेडिकल फ्री कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये मिथाइल के साथ ही क्लोरीन बन जाए और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को रिलीज कर दे। दोनों चीज हो सकता है ना। अरे बेटा, वैसा स्टेप कभी नहीं होगा जिसमें बना हुआ फ्री रेडिकल बहुत अनस्टेबल हो। वैसा चीज कभी नहीं होगा जिसमें बना हुआ फ्री रेडिकल क्या हो? बहुत अनस्टेबल हो। ये वाला चीज कभी नहीं बनता है। ये चीज माने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करे तो इधर हर बार दो ऑप्शन होगा। एक एटम ये फ्री रेडिकल, इसका दूसरा एटम और ये फ्री रेडिकल। तो उन दोनों ऑप्शंस में से हमेशा वो वाला रिएक्शन हुआ करेगा जिसमें इधर बना हुआ फ्री रेडिकल क्या हो? स्टेबल हो। हमेशा वही हुआ करेगा। तो ध्यान दो, हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि दूसरा नहीं जाएगा आंसर में। क्यों नहीं जाएगा वो समझ रहे हो? दूसरा वाला आंसर में नहीं जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल दिखा रहा है। ठीक है, तो दूसरा नहीं जाएगा आंसर में। तो आंसर में फिर जाएगा कौन कौन? अरे 2 3 5 ही तो था जो। अच्छा, 4 भी नहीं होगा। 4 नहीं, 4 में क्या दिक्कत है? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अल्काइलेशन रिएक्शन में अलग कभी होता ही नहीं है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बने तब न वो फिर आगे रिएक्शन अल्केन के इसमें भाग ले। तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो फिर हम लोगों का जो चुने थे 2 3 4 5, उसमें से 2 और 4 छट गया, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान कभी भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता ही नहीं है। तो हमारा आंसर में कौन सा चल जाएगा? 3 और 5 चला जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? बोलो। 38। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि साइक्लोहेक्साइ यहाँ पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, इसका मोनोब्रोमिनेशन करवाए हैं तो कितना प्रोडक्ट बन सकता है? सुन बेटा, बहुत ध्यान से देखना। इसका अगर मोनोब्रोमिनेशन करवाएंगे तो एक बार ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। मिथाइल ऊपर में ही ब्रोमीन आ गया। दूसरा प्रोडक्ट कम या ज्यादा वो अलग बात है। दूसरा प्रोडक्ट जो संभव है वो ये संभव है। तीसरा प्रोडक्ट जो संभव है वो ये संभव है, ये मिथाइल ये ब्रोमीन। चौथा प्रोडक्ट जो संभव है वो ये संभव है, ये मिथाइल ये ब्रोमीन। बोल हाँ। और पांचवा प्रोडक्ट जो संभव है ये मिथाइल ये ब्रोमीन। इतने प्रोडक्ट संभव है, थ्योरेटिकली इतने प्रोडक्ट संभव है। लेकिन एक बात सुनो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, ये साइक्लोहेक्सेन में जब लगा है ना, तो इसके भी सिस और ट्रांस फॉर्म होंगे, है ना। दोनों मिथाइल एक तरफ हो तो सिस फॉर्म, ऊपर नीचे हो गए तो ट्रांस फॉर्म। इसके भी सिस और ट्रांस होंगे, इसके भी सिस और ट्रांस होंगे। ठीक है, इसका सिस और ट्रांस दोनों का दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसका सिस और ट्रांस जो होगा, अच्छा एक्सक्लूडिंग स्टूडियोमर्स दिया है, सॉरी स्टूडियोमर्स को साफ साफ बोला है कि छोड़ ही दीजिए, तो स्टूडियोमर्स को। लेकिन फिर भी अगर मान लो काउंट करना रहता, अगर मान ले इस क्वेश्चन में रहता, तो फिर देखो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आएगा। तो इसका सिस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। तो इसका सिस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसका ट्रांस भी जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन इसमें सिस और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसका सिस फॉर्म होगा और इसका ट्रांस फॉर्म होगा। और क्यों ये आमने सामने है, ऐसे काटने पर मिथाइल भी आधा इधर आधा उधर कट जाएगा और ब्रोमीन भी आधा इधर आधा उधर कट जाएगा। तो इसमें फिर सिस ट्रांस में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ करेंगे। तो अगर हम लोगों को वैसे अगर स्टीरियोमर्स नहीं काउंट करना है तो कितने हो गए प्रोडक्ट? 1 2 3 4 5। हमारा आंसर तो अभी 5 ही हो जाएगा। अगर स्टीरियोमर्स हमको काउंट करना रहता तो फिर आंसर बहुत ज्यादा हो जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो जाते फिर आंसर इसके।
उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये था, हम लोग अभी देख रहे थे कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है, 39 तक हुआ है। हम लोग इससे आगे अगले लेक्चर में करते हैं।